प्रभाव को देखा। ताप के प्रभाव के ऊपर मैक्सवेल ने क्या दिया था, ऊर्जा दिया था, उसको देखा। फिर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना क्यों हो जाता है, उसको अपन ने देखा। उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया था आरएमएस इक्वेशन, जो क्या है ताप के प्रभाव में इंपॉर्टेंट है, जहां से आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है उसके ऊपर, और क्या पूछ सकता है उसके ऊपर सीधा उसका डेरिवेशन भी पूछ सकता है। तो अपन ने आरएमएस इक्वेशन की 3-4 फॉर्म बनाई थी क्या, एक तो k बराबर a इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, दूसरा ln k बराबर ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, तीसरी थी log k बराबर log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। फिर उसके बाद में अगर आपको दो विभिन्न तापमानों पर क्या दे दे, आपको अलग अलग वेग स्थिरांक दे दे, तो उसके लिए आपको समीकरण क्या आया था, log k2 अपॉन k1 बराबर ई ए अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो ये आपको अलग अलग तापमान दे दे, उनके ऊपर वेग स्थिरांक दे दे, तो यहाँ से आपसे पूछ सकता है वो सक्रियण ऊर्जा का मान भी पूछ सकता है, या आपसे पूछ सकता है एक वेग स्थिरांक दे के दूसरा वेग स्थिरांक पूछ सकता है, या आपसे पूछ सकता है क्या एक तापमान दे के दूसरा तापमान पूछ सकता है। तो ये अपन ने विभिन्न फॉर्म क्या देखी थी आरएमएस इक्वेशन की। आज सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा उत्प्रेरक का प्रभाव, उसके बाद में अपन करेंगे आरएमएस इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले आज शुरू करते हैं उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव अभिक्रिया वेग पर किस तरीके से पड़ता है, क्या क्या करता है। देखो उत्प्रेरक कौन से पदार्थ होते हैं, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं और खुद के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता था। ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं लेकिन उनके खुद के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं, आपके उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता कैसे है, देखो उत्प्रेरक क्या कार्य करता है, अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है, क्योंकि अभिक्रिया की जो सक्रियण ऊर्जा है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे कम तापमान पर यह अभिक्रिया क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया वेग को कम करता है, जबकि धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है। तो देखो होता क्या है, सक्रियण ऊर्जा को कम करना मतलब अभिक्रिया पथ की लंबाई को उत्प्रेरक क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे अभिक्रिया क्या हो जाती है, एक छोटे पथ के रूप में क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। दूसरा, इस चीज को समझने के लिए आपने अपन ने कल देखा था क्या, पिछले लेक्चर में एक मध्यवर्ती स्पीशीज बन रही थी, कोई भी दो क्रियाकारकों में क्रिया होती है, जैसे H2O2 की रिएक्शन ली थी, उसके बीच में एक इंटरमीडिएट बन रहा था। तो उत्प्रेरक क्या कर देता है, इस इंटरमीडिएट स्पीशीज का विघटन क्या कर देता है, जल्दी कर देता है, जिससे ये उत्पाद में जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा बात, उत्प्रेरक के लिए कुछ स्पेशल बातें हैं, जैसे उत्प्रेरक केवल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अर्थात स्वतः अभिक्रियाओं के लिए कार्य करता है, असंभव अभिक्रियाओं के लिए नहीं करता। उत्प्रेरक साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करता, साम्य को जल्दी उपलब्ध करवा देता है या अभिक्रिया को साम्यावस्था पर जल्दी पहुंचा देता है, लेकिन साम्य को क्या नहीं करता, वो प्रभावित नहीं करता। तो ये बातें थी उत्प्रेरक की। तो उत्प्रेरक कौन से पदार्थ हो गए भाई, वे पदार्थ जो अभिक्रिया वेग में परिवर्तन करते हैं लेकिन खुद के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्प्रेरक की परिभाषा की। तो उत्प्रेरक कौन से हो जाएंगे, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के, ऐसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है तथा अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है तथा इनके रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं
वेग की उपस्थिति में अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है तथा इनके रासायनिक संगठन में क्या नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता। वो क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है, सिंपली उत्प्रेरक अभिक्रिया की, उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं, जिससे अभिक्रिया कम तापमान पर ही पूर्ण हो जाती है। उत्प्रेरक क्या कार्य करता है भाई, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, जिससे अभिक्रिया कम तापमान पर ही पूर्ण हो जाती है। एवं उत्प्रेरक अभिक्रिया पथ की लंबाई को कम करके अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम करता है। देखो सक्रियण ऊर्जा क्या थी, किसी अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो जब सक्रियण ऊर्जा कम हो जाएगी तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी भाई, शीघ्र क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो अभिक्रिया पथ की लंबाई को क्या कर देता है, वो कम कर देता है। पथ की लंबाई को कम कर देगा तो कम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, कम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सक्रियण ऊर्जा कम ऊर्जा जिससे कम ताप पर ऊर्जा को कम करता है, जिससे अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है भाई, अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। उत्प्रेरक केवल सौतेय अभिक्रिया पर ही कार्य करता है। उत्प्रेरक किसमें करता है भाई कार्य, केवल सौतेय अभिक्रियाओं के लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए कार्य करता है। असौतेय अभिक्रियाओं के लिए कार्य नहीं करता है। तो उत्प्रेरक क्या काम करता है भाई, केवल सौतेय अभिक्रिया पर कार्य करता है। सौतेय अभिक्रिया कौन सी होती है, जिनमें डेल्टा जी का मान क्या होता है, लेस देन 0 या नेगेटिव होता है। और उत्प्रेरक साम्य को प्रभावित नहीं करता है। उत्प्रेरक क्या नहीं करता भाई, साम्य को प्रभावित नहीं करता, केवल साम्य को क्या कर देता है भाई, शीघ्र स्थापित करने में सहायता करता है। उत्प्रेरक साम्य को प्रभावित नहीं करता, केवल साम्य को शीघ्र स्थापित करने में सहायता करता है। तो उत्प्रेरक के कार्य क्या होंगे भाई, साम्य को प्रभावित नहीं करता, केवल साम्य को शीघ्र स्थापित करने में सहायता करता है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपके बुक में दिया हुआ है 2KClO3 से क्या बन रहा है भाई, आपका MnO2। क्या MnO2 यहाँ पे किसका काम कर रहा है भाई, उत्प्रेरक का कार्य करता है, ताकि ये अभिक्रिया क्या हो जाए, शीघ्र ही कंप्लीट
पदार्थ होते हैं ऐसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है तथा इनकी रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं आता। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं जिससे अभिक्रिया कम तापमान पर ही पूर्ण हो जाती है एवं उत्प्रेरक अभिक्रिया पथ की लंबाई को कम करके अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को क्या करता है? कम करता है, जिससे अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। उत्प्रेरक केवल स्वतः अभिक्रिया पर ही कार्य करता है, असंतत अभिक्रियाओं के लिए कार्य नहीं करता। उत्प्रेरक साम्य को प्रभावित नहीं करता, केवल साम्य को शीघ्र स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। जैसे एग्जाम्पल है आपका 2KClO3 KClO3 का विघटन में MnO2 का क्या कार्य करता है? उत्प्रेरक का कार्य। अब मैं आपको एक डायग्राम इसका ग्राफ बना के बता देता हूँ किस तरह से उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया के पथ की लंबाई को कम करता है, वो अपन देखेंगे। तो पहले इसको नोट करो। अब बात करते हैं अभिक्रिया की ऊर्जा और अभिक्रिया निर्देशांकों के बीच में ग्राफ इस तरह से प्राप्त होता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में और उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। तो देखो एक तरफ क्या है भाई? ऊर्जा, एक तरफ क्या है? ऊर्जा, और दूसरी तरफ क्या है? अभिक्रिया निर्देशांक। कोई सा भी है आप जिसके बीच में कैसे हो, अभिक्रिया निर्देशांक। एक तरफ तो ऊर्जा है, दूसरी तरफ क्या है? अभिक्रिया निर्देशांक। अब बात करते हैं, अपन देखते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया पथ क्या होता है, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया पथ क्या होता है, क्या सक्रियण ऊर्जा होती है, किस तरह से सक्रियण ऊर्जा को कम करता है, पथ की लंबाई को कम कैसे करता है। देखो मान लो कोई अभिकारक क्या करता है, क्रिया करके क्या बनाता है? उत्पाद बनाता है। यहाँ पे R क्या है? एक अभिकारक है जो आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं भाई? उत्पाद बना रहे हैं। तो इन दोनों के बीच ऊर्जा अंतर को क्या लिखते हैं भाई? एंथैल्पी परिवर्तन से। ये क्या हो गया? डेल्टा H। ये क्या होगी भाई? अभिकारक अणुओं की सक्रियण ऊर्जा। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी या अभिकारक अणुओं की सक्रियण ऊर्जा। ये किसकी उपस्थिति में भाई? बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और ये क्या हो जाएगी आपकी? यहाँ पे क्या बनेगा भाई? मध्यवर्ती। ये तो किसकी उपस्थिति में है? जब आप उत्प्रेरक यूज नहीं कर रहे। मैं दूसरा पद और खींच रहा हूं। यहाँ पे जो आपकी ये आई, ये क्या है? E2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा। अब देखो ये पद, देखो प्रारंभ में जो मैंने डार्क लाइन से दिखा रखा है वो क्या है? बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया पर। और ये डैश डैश लाइन से क्या दिखा रखा है? उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो यहाँ पे देखो जो आपका ये है, ये क्या है? उत्प्रेरक की
अनुपस्थिति में अभिक्रिया ये क्या हो गया उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, ये क्या होगा डैश लाइन वाला उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया। यहां पे देखो ई के फर्स्ट क्या है, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा। ये क्या भाई उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा। अब E2 क्या है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा। तो आप देखो यहाँ पे जब आप उत्प्रेरक यूज कर रहे हो तो सक्रियण ऊर्जा का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और जब उत्प्रेरक यूज नहीं कर रहे हो तो सक्रियण ऊर्जा क्या है, ज्यादा है। मैंने क्या कहा था, उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम करके कम ताप परिकरवा देता है और पथ की लंबाई को क्या कर देता है, कम कर देता है। यहाँ पे देखो जब बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में E1 है, E1 का मान क्या है, ज्यादा है, और उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये डोटेड, तो यहाँ पे सक्रियण ऊर्जा क्या है आपकी, ये है, तो सक्रियण ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। अब देखो पहले अभिकारक मध्यवर्ती स्टेज प्राप्त करने के लिए यहाँ पे जा रहा था इस पथ से, और जब उत्प्रेरक यूज किया तो पथ की लंबाई क्या हो गई, कम हो गई। छोटे पथ से वो जाके डायरेक्ट क्या उत्पाद में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि उत्प्रेरक क्या कर रहा है, अभिक्रिया पथ की लंबाई को कम करके क्या कर रहा है, अभिकारकों को कम ताप पर ही क्या करवा रहा है, उत्पादों में परिवर्तित करवा रहा है। तो उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया पथ की लंबाई को कम करता है और सक्रियण ऊर्जा का मान क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे कम ऊर्जा पर ही अभिकारक क्या हो जाते हैं, उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह से उत्प्रेरक अभिक्रिया में से देखो यहाँ पे उत्प्रेरक क्या कर रहा है, अभिक्रिया पथ को परिवर्तित करके क्रिया कारकों को जल्दी से उत्पाद में परिवर्तित करवा रहा है। आर क्या है यहाँ पे, कोई भी क्रिया कारक, और पी क्या है यहाँ पे, उत्पाद। तो उत्प्रेरक क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर रहा है, इसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात जब आप अभिक्रिया के अंदर उत्प्रेरक जिस अवस्था में मिलाते हो, सॉलिड लिक्विड गैस जैसी अवस्था में, आपको अभिक्रिया के अंत में वो उसी अवस्था में क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार उत्प्रेरक क्या करता है, केवल अभिक्रिया मार्ग को परिवर्तित करके और सक्रियण ऊर्जा को कम करके क्रिया कारकों को जल्दी से उत्पाद के अंदर क्या करवा देता है, परिवर्तित करा देता है, और उसके खुद के संगठन में क्या नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी तरह से देखो एक एग्जांपल हो, एक तो एग्जांपल लिख लिया आपने क्या, 2KCl3 का विघटन। इसी तरह से एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन में जो आपका अम्ल है वो किसका कार्य करता है, आपका उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो यहाँ पे H+ किसका कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य, ताकि यह अभिक्रिया क्या हो जाती है, इजीली हो जाती है। तो क्या बन जाएगा, CH3 COOH और C2H5OH, इससे एसिड और एल्कोहल का क्या हो जाता है, इजीली जल्दी से क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया पथ की लंबाई को कम करके जल्दी से उत्पाद के अंदर क्या करवा देता है, अभिकारकों को परिवर्तित करवा देता है।
देखो आपको अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसके ऊपर, आरएनए क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन। देखो ये राजस्थान बोर्ड 2015 में आया हुआ है। किसमें आया हुआ है? 2015 में बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। तो इस तरह से आपसे आरएनए क्वेश्चन के ऊपर क्या पूछ सकते हैं, नहीं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अभिक्रिया का ताप 298 केल्विन से 308 केल्विन कर दिया जाता है तो वेग स्थिरांक 2 गुना हो जाता है। जब आप तापमान कितना करते हो 298 से 308, तो वेग स्थिरांक कितना हो गया भाई आपका? 2 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया की क्या ज्ञात कीजिए? सक्रियण ऊर्जा ज्ञात कीजिए, यह मानकर कि यह ताप के साथ परिवर्तित नहीं होगी। तो देखो सबसे पहले जो D1 है उसको लिखो। आपको दिया हुआ है T1 कितना दिया हुआ है आपको? 298 केल्विन। T2 कितना दे रखा है आपको? 308 केल्विन। T2 का मान दे दिया। अब आपसे कह रहा है कि वेग स्थिरांक कितना हो जाता है? दुगुना। तो देखो K2 कितना हो जाएगा भाई आपका? 2K1 के बराबर हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो क्या लिखा दो? आरएनए इक्वेशन log K2 अपॉन K1 अपॉन EA अपॉन 2.303 इंटू R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। आपकी ये क्या होगी? आरएनए समीकरण। तो देखो यहाँ पे सिर्फ आपको मान पुटअप करना है। अब देखो R क्या होता है? गैस स्थिरांक का मान 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में देता है तो भी ठीक है और नहीं देता है तो भी ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई? K2 का मान कितना रखोगे? 2K1 के बराबर। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा? log 2K1 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू T2 का मान कितना है भाई आपका? 308 माइनस 298 अपॉन 308 इंटू 298। देखो आपने ये कर लिया। यहाँ पे K1 से K1 गया तो इधर क्या बच गया भाई? log 2 बराबर EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314। देखो इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है? ऊपर कितना हो जाता है? 308 में से आपने 298 निकाल दिया, कितना बच गया? 10 अपॉन 308 इंटू 298। तो इन दोनों का गुणनफल लगभग 19.2 के बराबर आता है। तो log 2 का मान कितना होता है भाई? 3010 EA अपॉन 19.2 इंटू 10 अपॉन 308 इंटू 298। यहाँ से आपको किसका मान निकालना है? EA का। तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 19.2 इंटू 308 298 अपॉन क्या करोगे? 10 का भाव दोगे। जब इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 52,897 जूल पर मोल। EA का मान कितना आएगा भाई आपका? 52,897 जूल पर मोल। इसको किलो जूल में परिवर्तित करोगे तो EA का मान आ जाएगा, 1000 का भाग दोगे 1.897 किलो जूल पर मोल। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो? आरएनए समीकरण की सहायता से संकीर्ण ऊर्जा निकाल सकते हो। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, जो गिवन है उसको रख लो। यहाँ पे आपको दो अलग अलग तापमान दे रखे हैं। T1 का मान 298 केल्विन, T2 का मान 308 केल्विन। आगे कह रहा है कि इतने से इतना तापमान करते हुए वेग स्थिरांक कितना हो जाता है? लगभग दुगुना हो जाता है। तो वेग स्थिरांक दोगुना हो जाएगा तो K2 क्या हो जाएगा? 2K1 के बराबर। गैस स्थिरांक का मान कितना होता है भाई आपका? 8.314 के बराबर होता है। तो अब क्या कर दो? बस आरएनए समीकरण लिख दो। log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। अब ये मान रखने हैं। देखो 2.303 और 8.314 का गुणनफल किसके बराबर होता है? लगभग 19.2 के बराबर होता है। तो जब आप ये सोल्व करते हो तो EA का मान आता है भाई आपका लगभग
1857 जूल पर मोल, या आप किलो जूल में निकालना चाहते हो तो 1000 का क्या दो इसके अंदर भाग दो, तो क्या आ जाएगा 52,857 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। इस तरह से ये 2015 राजस्थान बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 600 केल्विन ताप पर एथिल आयोडाइड के निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा अपघटन में प्रथम कोटि वेग स्थिरांक 8.60 × 10⁻⁵ सेकेंड इनवर्स है। इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कितनी है? 209 किलो जूल पर मोल है। तो 700 केल्विन पर आपसे पूछ रहा है वेग स्थिरांक की गणना। अभिक्रिया है एथिल आयोडाइड से क्या बन रहा है भाई आपका एथेन प्लस क्या बन रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड। तो देखो वही आपको क्या करना है आरएमएस इक्वेशन। यहाँ पे देखो T1 तापमान कितना है आपका 600 केल्विन, T2 का मान कितना दे रखा है 700 केल्विन, TA कितनी दे रखी है आपकी 209 किलो जूल पर मोल, या आप लिख सकते हो इसको 1000 से गुणा करके 209,000 जूल पर मोल। ये हो गई आपका K का मान, K1 का मान उसने दे रखा है 8.60 × 10⁻⁵ सेकेंड इनवर्स, और K2 का मान वो क्या कर रहा है आपसे पूछ रहा है 700 केल्विन पर क्या K2 का मान आपसे पूछ रहा है। लगाओ इस पे आरएमएस इक्वेशन। log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो देखो मैं log K2 अपॉन K1 को लिख सकता हूँ log K2 माइनस log K1, भाई डिवाइडेशन में है उसको आप कैसे लिख सकते हो माइनस के रूप में लिख सकते हो EA अपॉन 2.303 R, इनको कैसे लिखोगे T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। अब देखो यहाँ पे log K1 क्या है नेगेटिव में, इधर लेके जाओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस समीकरण को कैसे लिख सकते हो आप log K2 बराबर log K1 प्लस EA अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 बटे T1 इंटू T2। आप इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो जो मान गिवन है वो रख दो। log K2 का मान आपको निकालना है, K1 का मान कितना है भाई log 1.6 × 10⁻⁵। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है और घबरा मत, इसको क्या लिखोगे 20,000 ये 20,900, ये क्या हो जाएगी 8.314 2.303 इंटू 8.314 इंटू T2 का मान कितना है भाई आपका 700 माइनस 600 अपॉन 700 इंटू 600। देखो अब आपको इसका log निकालना है, तो log K2 बराबर ये क्या हो जाएगा भाई आप इसको लिख सकते हो log 1.6 प्लस log 10⁻⁵ प्लस देखो यहाँ पे आप 3 0 से 3 0 काट दो तो ये क्या हो जाएगा प्लस 209 अपॉन ये कितना है 19.2 और ऊपर कितना बच गया इंटू 100 अपॉन 420, ये भी गया काम से तो ये ऊपर ये बच गया। तो देखो यहाँ पे इसको सोल्व करते हो तो log 1.6 का मान भाई किससे बीच में आएगा
log 1 और log 2 के बीच में log 1 का मान 0 होता है, log 2 का मान कितना होता है 0.3010, तो लगभग 0.15 या 1.6 क्या हो जाएगा, बीच का हो जाएगा 0.15 से थोड़ा सा ज्यादा। तो आप इसको मान सकते हो 0.15, 15 से थोड़ा सा ज्यादा मान लो 612, कितना भी थोड़ा सा ज्यादा, प्लस ये कितना हो जाएगा भाई, ये पावर कितनी आ जाएगी, आगे आ जाएगी, log 10 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं खोल के लिख देता हूँ, माइनस log 10, log 10 का मान कितना होता है 1 हो जाता है। ये कितना हो गए भाई आपके 209/19.2 इंटू 42। तो इसको सोल्व करते हुए कितना हो जाएगा, माइनस का 5, log 10 का मान कितना होता है भाई आपका 1 होता है, तो ये प्लस 209/19.2 इंटू 42। जब देखो आप इसको सोल्व करते हो तो ये कितना आ जाएगा, 5 में से ये घटाओगे तो लगभग कितना बच जाएगा आपका, माइनस का 4.796, ये कितना हो जाएगा भाई आपका, इसको सोल्व करते हो आगे तो इसका मान आ जाएगा 2.599। जब आप इसको सोल्व करते हो तो log k2 बराबर कितना आ जाएगा, इसमें से घटाओ तो लगभग ये आ जाएगा आपका माइनस का 2.897, तो ये कितना आ जाएगा 1.97। देखो ये log 1.6 की वैल्यू आप मान सकते हो, बीच में मैंने मान के लिखी है तो ये कम बत्ती हो सकता है, तो ये डाटा क्या है थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, तो इससे घबराना मत है ना, आपका आता है उस हिसाब से मैं मेथड बता रहा हूँ, तरीका देखो। तो जब इसको सोल्व करते हो तो कितना आता है आपका माइनस का 2.196। अब आपको पता है यहाँ पे log k2 का मान आया है, आपको क्या निकालना है k2 का, तो इसका क्या लेना होगा एंटी log। तो k2 का निकालने के लिए क्या लेगो एंटी log माइनस 2.197। और मैंने आपको नेगेटिव का एंटी लॉग लेना सिखाया था भाई, क्या करोगे एक फॉर्मूला याद रखोगे, तो क्या हो जाएगा k2 बराबर दशमलव के बाद वाली संख्या दशमलव के साथ, और दशमलव के बाद वाली संख्या क्या चली जाएगी गुणा में, तो एंटी लॉग 1 माइनस 0.197 इंटू 10 की पावर माइनस 1 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा रात को एंटी लॉग, वीडियो देख लेना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो देखो ये कितना बच गया, जब आप 1 में से ये निकालोगे कितना बच जाएगा भाई आपका एंटी लॉग, ये कितना बचेगा 3 0 और 9 में से 1 गया तो कितना बचा 1, तो 0.803 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो देखो log 6 का मान कितना होता है 0.78, log 6 का मान क्या होता है 0.78, तो ये कितना आएगा 6 से थोड़ा सा ज्यादा जाएगा भाई 0.803 है, तो ये क्या जाएगा थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, तो इसको लिख सकते हो आप 6.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3, आपके इसका मान आ गया भाई आपके 700 केल्विन पर वेग इस तरह का मान आ गया। तो ये थोड़ा सा 0.803 है, तो लगभग क्या आएगा 6 से थोड़ा सा ज्यादा, 7 से कम आएगा, 7 की log वैल्यू कितनी होती है 0.84, लेकिन ये कितनी आ रही है तो ये 6 और 7 के बीच में आएगा, तो 6 से तो ज्यादा और 7 से क्या होगा कम होगा, तो इसलिए देखो इसका मान कितना हो जाएगा भाई, मिड में भी नहीं आ सकता 78 और उसका मिड कितना होगा लगभग 80 और 92 के, तो ये क्या आएगा थोड़ा सा कम आएगा, इसलिए इसका मान क्या आएगा लगभग 6.36 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो ये क्या आ गया आपका 700 केल्विन पर दूसरे वेग स्थिरांक का मान आ गया। तो इस तरह से आप क्या ज्ञात कर सकते हो, कोई भी किसी भी तापमान पर पहले क्वेश्चन में क्या निकलवा लिया वो बोर्ड में आया हुआ है, दूसरे में आपसे क्या पूछ रहा है भाई, ये आपसे K2 K1 का मान देख के तापमान का मान भी पूछ सकता है, तो वो भी ऐसे ही होगा, इसी तरह से होगा वो क्वेश्चन भी, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पे एंटी लॉग की थोड़ी सी जरूरत पड़ती है जो मैंने आपको सिखा दी है। तो आपको देखो सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में, T1 का मान गिवन है, T2 का मान गिवन है, EA का मान देखो किस में दे रखा है किलो जूल में, इसको किस में कन्वर्ट करोगे जूल पर मोल में, क्योंकि R का मान किस में होता है भाई आपका जूल पर मोल में, 8.314 क्या होता है जूल पर मोल में, इसलिए यूनिट सेम रहे इसलिए इसको किस में कन्वर्ट करोगे आप जूल पर मोल में। K1 का मान दे रखा है, आपसे क्या पूछ रहा है K2 का मान, तो रख दो बस। ये यहाँ पे देखो
ये आ गया, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है पर घबराना मत, बिल्कुल सही तरीके से करते रहना और ये आराम से आंसर। अब आपको नीचे आ गया log K2 का मान। अब ये थोड़ा सा देखो, एग्जैक्ट वैल्यू अब निकालने में क्या आता है, ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप लगभग मान के इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको log K2 का मान कितना है, माइनस का 2.197। अब K2 का मान निकालने के लिए आपको क्या लेना होगा भाई, इसका एंटीलॉग लेना होगा, जो मैंने आपको बता दिया था। एंटीलॉग, ऋणात्मक संख्या का एंटीलॉग लेने के लिए क्या करना होगा, एंटीलॉग 1 माइनस दशमलव के बाद वाली संख्या विथ दशमलव इंटू 10 की पावर माइनस 1 प्लस दशमलव से पहले वाली संख्या। साइन नहीं देखना आपको, माइनस है या प्लस है, आपको सिर्फ वो संख्या लिखनी। तो अपन ने जब सोल्व किया तो ये एंटीलॉग कितना है, 0.803। देखो ये कितना है, log 6 की वैल्यू कितनी होती है, 0.78, और log 7 की वैल्यू होती है 0.84। तो दोनों के बीच का आ गया, तो लगभग ये इसका मान आ जाएगा 6.36 इंटू 10 की पावर माइनस 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आप अलग अलग तापमान के ऊपर क्या निकाल सकते हो भाई, कोई एक वेग स्थिरांक देके दूसरा आपसे, ये तो वेग स्थिरांक है, तापमान का मान भी निकला सकता है। इस तरह से आप आरएमएस इक्वेशन पे क्या कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। ये बोर्ड में पूछे भी हुए हैं और इम्पोर्टेंट पार्ट है आरएमएस इक्वेशन। अब बात करते हैं आपके रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का लास्ट टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया का संगठ्य सिद्धांत, या इसको क्या बोलते हैं, टक्कर सिद्धांत भी बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं भाई, टक्कर सिद्धांत भी, इसको क्या कहते हैं, टक्कर सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसको किसने दिया था भाई, मैक्स स्ट्राउस और विलियम लुईस ने दिया था। तो सबसे पहले बात करता मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, इन्होंने क्या माना, अभिकारक अणुओं के मध्य, अभिकारक अणुओं को क्या माना, गोले के रूप में माना, और इन्होंने कहा कि अभिकारक अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर होने से ही अभिक्रिया क्या होती है, कोई रासायनिक अभिक्रिया संभव होती है। तो उन्होंने क्या कहा कि प्रभावी टक्कर क्या होती है, जिससे ऐसी टक्कर जिसमें अभिकारक अणु किसमें परिवर्तित हो जाए, उत्पाद में। अब देखो इन्होंने यहाँ पे क्या दी, संगठ्य आवर्ती की परिभाषा दी, प्रति सेकंड होने वाले टक्करों की संख्या को क्या कहते हैं, किसी अभिक्रिया मिश्रण में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या क्या कहलाती है, उसकी संगठ्य आवर्ती कहलाती है। फिर इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया, उसका वेग इक्वेशन दिया। इन्होंने बताया कि कोई भी अभिक्रिया होने के लिए या उनमें परस्पर प्रभावी टक्कर होने के लिए दो अवरोध काम करते हैं। पहला क्या होता है, ऊर्जा अवरोध, मतलब अभिकारक अणुओं के पास में इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि दहली ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा होनी चाहिए ताकि वो उत्पाद में परिवर्तित हो सके और उनमें प्रभावी टक्कर हो सके। यदि अभिकारक अणुओं के मध्य इससे कम ऊर्जा है तो अप्रभावी टक्कर होगी, वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं होंगे। दूसरा अवरोध क्या हो गया, अभिविन्यास अवरोध। अभिविन्यास अवरोध मतलब अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर प्रॉपर दिशा में होनी चाहिए, सही दिशा में होनी चाहिए, ताकि क्या हो सके, उनका अभिविन्यास क्या होना चाहिए, सही विन्यासित होना चाहिए, ताकि उनके मध्य जो टक्कर है वो क्या हो सके, प्रभावी हो सके। इस तरह से दो अवरोध काम करते हैं किसी भी क्रियाकारक के उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए। उन्होंने वेग समीकरण दिया, उसके बाद में थोड़ा सा चेंज किया था इसके, इनके समीकरण में, इनमें बाद में क्या जोड़ दिया गया था, प्रायिकता फैक्टर भी जोड़ दिया गया था। तो ये सब चीजें अपने को पढ़नी है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, ये सिद्धांत किसने दिया था, मैक्स स्ट्राउस और विलियम लुईस ने। तो यह सिद्धांत
सिद्धांत किसने दिया था भाई? मैक्स क्लाउज और विलियम लुईस ने दिया था। इस सिद्धांत में क्या माना गया? अभिकारक अणु को ठोस गोले के रूप में माना गया। तो इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक अणु ठोस गोले के रूप में होते हैं तथा इन अभिकारकों या इन गोलों में से सक्रिय स्पीशीज क्या हो सकती है? कोई परमाणु, अणु, आयन, या आयन सक्रिय स्पीशीज में प्रभावी टक्कर से ही अभिक्रिया संपन्न होती है। इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने क्या कहा कि सभी अभिकारक अणु क्या होते हैं भाई? ठोस गोले के रूप में होते हैं और इन गोलों में से सक्रिय स्पीशीज में प्रभावी टक्कर होने से अभिक्रिया क्या होती है? कंप्लीट होती है। और उन्होंने क्या दिया? संगठ्य आवर्ती की परिभाषा दी। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले संगठ्य आवर्ती क्या होती है। संगठ्य आवर्ती क्या होती है? मतलब संगठ्य मतलब टक्कर, तो ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इसको किससे लिखते हैं भाई? जेड से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? जेड से। तो अपन बात करते हैं मेनली की संगठ्य आवर्ती क्या होती है। संगठ्य आवर्ती क्या होती है? अभिक्रिया मिश्रण के इकाई आयतन में प्रति सेकंड संपन्न होने वाली, तो क्या हो जाएगी? अभिक्रिया मिश्रण में प्रति इकाई आयतन में अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या संगठ्य आवर्ती कहलाती है। तो इन्होंने सबसे पहले परिभाषा किसकी दी भाई? संगठ्य आवर्ती। तो अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या क्या कहलाती है भाई? आपकी संगठ्य आवर्ती कहलाती है। तो इन्होंने क्या बताया? यह सिद्धांत किसने दिया था भाई? मैक्स क्लाउज और विलियम लुईस ने। इन्होंने क्या कहा? इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक अणु किसके रूप में होते हैं भाई? ठोस गोलों के रूप में। इन गोलों में से सक्रिय स्पीशीज कुछ भी हो सकती है, परमाणु, अणु या आयन में प्रभावी टक्कर से अभिक्रिया संपन्न होती है। और क्या दी? संगठ्य आवर्ती की परिभाषा। उन्होंने कहा अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या क्या कहलाती है? संगठ्य आवर्ती कहलाती है। अब उसके बाद में उन्होंने क्या दिया? प्रभावी टक्कर क्या होती है उसकी परिभाषा बताई, और उसके बाद में एक अभिक्रिया लेके उसके ऊर्जा अवरोधों के बारे में बताया। अभी इसको नोट करो, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बात करते हैं अपन प्रभावी टक्कर क्या होती है। प्रभावी टक्कर क्या होती है? वे टक्कर
अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं प्रभावी टक्कर कहलाती है। इनमें अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, वो क्या कहलाती है भाई? प्रभावी टक्कर। अब देखो उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया, एक दी अणु का अभिक्रिया, उसके बारे में रेट इक्वेशन दिया, फिर उसके बारे में उन्होंने व्याख्या की। तो इन्होंने क्या लिया, माना एक दी अणु रिएक्शन क्या हो रही है, A प्लस बी से क्या बन रहा है आपका, प्रोडक्ट बन रहा है। इसके लिए उन्होंने वेग समीकरण क्या दिया है, इसका वेग समीकरण बराबर क्या दिया आपका, जेड ए बी ई की पावर माइनस टी ए अपॉन आर टी दिया। जेड ए बी क्या है यहाँ पे, जेड ए बी क्या है आपकी संगठन आवर्ती, और ई माइनस ई ए अपॉन आर टी क्या है भाई आपका, ई ए या उससे अधिक ऊर्जा धारित अणुओं का अंश। तो ये मतलब सक्रियण ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा युक्त अणुओं का अंशीय दिया। और इसके बाद में उन्होंने क्या कहा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के होने में दो अवरोध क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो क्या बोला, किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो अवरोध कार्य करते हैं। पहला अवरोध कौन सा होता है भाई आपका, ऊर्जा अवरोध। पहला पढ़ते हैं अपन कौन सा, ऊर्जा अवरोध। ऊर्जा अवरोध क्या होता है, अर्थात क्रियाशील स्पीशीज जिनके मध्य टक्कर हो रही है, क्रियाशील स्पीशीज के अणुओं के पास कितनी ऊर्जा होनी चाहिए कि वो उत्पाद में परिवर्तित हो सके, अर्थात उनके पास देहली ऊर्जा या सक्रियण ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा होनी चाहिए ताकि वो क्या हो सके, उत्पाद में परिवर्तित हो सके और उनके मध्य क्या हो सके, प्रभावी टक्कर हो सके। यदि क्रियाशील स्पीशीज के अणुओं के मध्य इससे कम ऊर्जा है, ये या आपकी देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा है, तो वो क्या नहीं हो पाएंगे, उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाएंगे और वो कैसी टक्कर हो जाएगी भाई आपकी, अप्रभावी टक्कर हो जाएगी। तो क्रियाशील क्या ऊर्जा अवरोध क्या होता है भाई आपका, क्रियाशील स्पीशीज में प्रभावी टक्कर होने के लिए उनके पास पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए ताकि वे उत्पाद में परिवर्तित हो सके, ताकि वे उत्पाद में परिवर्तित हो सके। अर्थात क्रियाशील स्पीशीज के पास सक्रियण ऊर्जा ये या देहली ऊर्जा के बराबर या इससे अधिक ऊर्जा होनी चाहिए ताकि प्रभावी टक्कर हो सके, ताकि उनके पास या तो सक्रियण ऊर्जा या देहली ऊर्जा के बराबर क्या होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए, ताकि उनके बीच में क्या हो सके,
प्रभावी टक्कर हो सके। यदि ऊर्जा इससे कम है तो उनके मध्य क्या नहीं होगी भाई, प्रभावी टक्कर नहीं होगी। यदि क्रियाशील स्पीशीज के पास सक्रियण ऊर्जा से कम ऊर्जा है तो वे उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं, अर्थात अप्रभावी टक्कर होगी। अर्थात उनके बीच में कैसी टक्कर होगी भाई, अप्रभावी टक्कर होगी। तो उन्होंने क्या बताया, देखो प्रभावी टक्कर कौन सी टक्कर होती है, वे टक्कर जिनसे अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाए। और एक एग्जांपल लिया, कोई डी अणु का विक्रिया, उसके लिए वेग समीकरण क्या बताया, जेड ए बी इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। जेड ए पी क्या है, संगठ्यावर्ती, ई माइनस ई ए अपॉन आर टी क्या है, ई ए या उससे अधिक ऊर्जा धारित अणुओं का अंश। उन्होंने क्या बताया, किसी भी रासायनिक विक्रिया में दो अवरोध कार्य करते हैं, पहला अवरोध कौन सा होता है, ऊर्जा अवरोध। अर्थात क्रियाशील स्पीशीज में प्रभावी टक्कर होने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए, पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए ताकि वे उत्पाद में परिवर्तित हो सके। अर्थात क्रियाशील स्पीशीज के पास सक्रियण ऊर्जा या दहलीज ऊर्जा या इससे अधिक ऊर्जा होनी चाहिए ताकि प्रभावी टक्कर हो सके। यदि क्रियाशील स्पीशीज के पास सक्रियण ऊर्जा से कम ऊर्जा है तो उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकते, अर्थात क्या होगी, अप्रभावी टक्कर होगी। तो पहली जरूरत क्या पड़ गई कि जो अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर होनी है उनके पास में पर्याप्त एनर्जी होनी चाहिए, अर्थात एक ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए उनको एक एनर्जी की जरूरत होती है। दूसरा अवरोध पढ़ते हैं अभिविन्यास अवरोध, पहले इसको नोट करो, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब दूसरे अवरोध की बात करते हैं, अभिविन्यास अवरोध। अर्थात क्रियाशील स्पीशीज के अणुओं के मध्य टक्कर होने के लिए उनका अभिविन्यास क्या होना चाहिए, उचित होना चाहिए। अर्थात सही दिशा में अभिविन्यासित होने पर होने वाली टक्कर ही क्या होती है, उत्पाद में परिवर्तित होती है। अर्थात आमने सामने होने वाली टक्कर, जैसे आप किसी दूसरे व्यक्ति से टकरा रहे हो तो आपकी और दूसरे व्यक्ति की टक्कर कब सही होगी, जब बिल्कुल आप आमने सामने टकराओगे। यदि आप साइड से निकल गए या वो साइड से निकल गए तो आप में क्या नहीं हो पाएगी, प्रभावी टक्कर नहीं हो पाएगी। तो क्रियाशील स्पीशीज के अणुओं के मध्य आमने सामने होने वाली टक्कर ही क्या होती है, प्रभावी होती है। तो क्या लिखा, क्रियाशील स्पीशीज के मध्य प्रभावी टक्कर के लिए उनका अभिविन्यास उचित होना चाहिए। उनका अभिविन्यास क्या होना चाहिए भाई, उचित होना चाहिए, अर्थात वो सही तरीके से क्या होना चाहिए, अभिविन्यासित होने चाहिए, उचित होना चाहिए। अतः केवल सही दिशा में अभिविन्यासित होने पर ही होने वाली, अतः केवल सही दिशा में अभिविन्यासित होने पर होने वाली
टक्कर ही उत्पाद में परिवर्तित हो पाती है। अर्थात आमने सामने होने वाली टक्कर क्या होती है, प्रभावित होती है। अर्थात क्रियाशील स्पीशीज के मध्य आमने सामने होने वाली टक्कर ही प्रभावी होती है। अर्थात क्रियाशील स्पीशीज के मध्य प्रभावित टक्कर के लिए उनका अभिविन्यास भी क्या होना चाहिए, उचित होना चाहिए। अतः केवल सही दिशा में अभिविन्यासित होने पर होने वाली टक्कर ही उत्पाद में परिवर्तित हो पाती है। अर्थात क्रियाशील स्पीशीज के मध्य आमने सामने होने वाली टक्कर ही क्या होती है भाई, आपकी प्रभावी टक्कर होती है। देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन, किस तरह से कौन सा सही अभिविन्यास है कौन सा नहीं है। एग्जाम्पल दे रखा आपकी बुक में, मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किससे करवा रहे हो, इसके ऊपर अटैक किसका करवा रहे हो आप, OH माइनस हाइड्रोक्साइड, और क्या बन रहा है इससे मेथनॉल प्लस Br माइनस आयन। तो देखो मैं दो तरीके से पैटर्न लिख रहा हूँ, किसमें प्रभावी टक्कर होगी और किसमें प्रभावी टक्कर नहीं होगी। तो देखो प्लस OH माइनस, तो दो मेथड होगी। पहले में तो आप सीधा इसी तरीके से क्या करवा दो, इनके मध्य टक्कर करवा दो। क्या नहीं बनेगा भाई, उत्पाद नहीं बनेगा। इस तरह से आप टक्कर करवाओगे तो क्या नहीं बनेगा, आपका उत्पाद नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा भाई, आपका उत्पाद नहीं बनेगा। इस तरीके से क्या नहीं बनेगा, आपका कोई उत्पाद नहीं बनेगा। लेकिन इसको आप सही तरीके से करवाओगे तो क्या बनेगा, उत्पाद। तो यदि इसका अभिविन्यास कैसे रखोगे आप, ऐसे रखने पर क्या होगा भाई, आपका उत्पाद प्राप्त हो जाएगा आपको CH3OH प्लस Br माइनस। तो ये क्या है, अभिविन्यास गलत और नीचे क्या है, सही। असल में ये एक SN2 प्रकार की रिएक्शन है जहां पे अटैक कहां से होता है, बैक साइड से। लेकिन आप यदि फ्रंट साइड से अटैक करवा देते तो ये रिएक्शन नहीं होती। पर अपने को इतना यहाँ पे नहीं देखना, अपने को यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन देखना है कि ऊपर वाला ओरिएंटेशन क्या है, अभिविन्यास क्या है, गलत है, तो प्रभावी टक्कर नहीं हो पाएगी। जो नीचे वाला अभिविन्यास है उसमें क्या हो जाएगी, प्रभावी टक्कर हो जाएगी। तो यहाँ से जैसे ही ये यहाँ से Br माइनस निकलेगा, OH माइनस पीछे से क्या कर देगा, यहाँ पर अटैक कर देगा और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल और OH। तो नीचे वाला अभिविन्यास क्या है, सही है, ऊपर वाला अभिविन्यास क्या है, गलत। तो क्या नहीं हो पाएगा, आपको उत्पाद की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और इसमें ये क्या बन रहा है भाई, मध्यवर्ती बन रहा है। ये क्या है भाई, मध्यवर्ती। तो मध्यवर्ती का अभिविन्यास क्या है, सही है, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से अभिक्रिया के या प्रभावी टक्कर होने के लिए क्या होना चाहिए, अभिकारक अणुओं का अभिविन्यास क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। आपको एक एग्जांपल देके बता दिएगा। उसके बाद में साइंटिस्ट आए, इस सिद्धांत में कुछ कमी थी उनको दूर किया, तो उन्होंने क्या जोड़ दिया था, एक प्रायिकता फैक्टर भी जोड़ दिया था। तो दो अवरोध बताए उन्होंने, पहला ऊर्जा अवरोध, मतलब अभिकारक अणुओं के मध्य क्या होना चाहिए, सक्रियण ऊर्जा या दहलीज ऊर्जा के बराबर ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा होगी तो उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे। दूसरा अभिविन्यास अवरोध क्या होना चाहिए भाई, अभिकारक अणुओं के प्रभावी टक्कर होने के लिए सही तरीके से व्यवस्थित होना चाहिए। यदि आपका अभिविन्यास सही होगा तो ही प्रभावी टक्कर होगी। जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आमने सामने होने वाली टक्कर ही क्या होती है, प्रभावी होते हैं। एक उदाहरण दे दिया आपको, इस तरह से ऊपर वाला क्या
अभिविन्यास क्या है, गलत है, नीचे क्या है, सही अभिविन्यास है, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ऊपर वाले उत्पाद नहीं मिलेगा आपको, कोई उत्पाद नहीं मिलेगा, इसमें कोई उत्पाद नहीं मिलेगा। तो ऊपर वाला अभिविन्यास क्या है, गलत होने के कारण कोई उत्पाद नहीं मिल रहा, नीचे वाला अभिविन्यास सही होने के कारण आपको क्या मिल रहा है, उत्पाद मिल रहा है। इस तरह से आपका टक्कर सिद्धांत क्या हो गया, कंप्लीट। बस इसमें कुछ कमियां थी उसको दूर किया गया। उसमें क्या जोड़ दिया गया भाई, प्रायिकता फैक्टर भी जोड़ दिया गया, और इसकी कमियां पढ़ते हैं। कमियों में इन्होंने सभी अभिकारक अणुओं को गोले के रूप में माना था, उनकी संरचना के बारे में कोई चर्चा नहीं की, इसलिए ये सबसे बड़ी इसकी कमी है। देखो नोट डाल के एक पॉइंट और लिख हो गया। प्रभावी टक्कर के लिए आप क्या समाहित करते हो, एक नया फैक्टर जिसको क्या कहते हैं, प्रायिकता या आपका त्रिविम कारक कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि प्रभावी टक्कर होने के लिए अणुओं का अभिविन्यास सही होना चाहिए। तो क्या लिखोगे, प्रभावी टक्कर होने के लिए एक नया कारक, एक नया कारक P जोड़ते हैं, जिससे प्रायिकता या त्रिविम कारक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं भाई, प्रायिकता या त्रिविम कारक कहते हैं, जिसका अर्थ अभिकारकों के सही अभिविन्यास से होता है, सही अभिविन्यास से होता है। तो वेग क्या हो जाएगा भाई आपका, वेग बराबर पी जेड ए बी इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पे टी क्या हो जाएगा भाई आपका, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता या आपका त्रिविम कारक। अतः प्रभावी टक्कर होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, अतः प्रभावी टक्कर के लिए पर्याप्त ऊर्जा व सही अभिविन्यास होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, पर्याप्त तो ऊर्जा होनी चाहिए उसके पास, और उसका विन्यास क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अब बात करते हैं टक्कर सिद्धांत की कमियां। टक्कर सिद्धांत की कमियां, देखो एक ही कमी है, इन्होंने क्या किया था, इस सिद्धांत में सभी अभिकारकों को गोले के रूप में माना था, अभिकार कणों की संरचना के बारे में कोई जानकारी या कोई ध्यान नहीं रखा। तो इस सिद्धांत में अभिकारक अणुओं को ठोस गोले के रूप में माना जाता है, अतः इसमें अभिकारक अणुओं की संरचना पर ध्यान
मेनली दो कारक कार्य करते हैं, एक तो ऊर्जा अवरोध और एक दूसरा अभिविन्यास अवरोध। इसमें क्या जोड़ दिया गया भाई, P इंटू जेड ए बी इंटू ये P क्या है यहाँ पे, एक प्रायिकता या त्रिविम कारक है जो अभिकारकों के सही अभिविन्यास को दर्शाता है। अतः प्रभावी टक्कर होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, पर्याप्त ऊर्जा व सही अभिविन्यास होना चाहिए। इस सिद्धांत की एक ही कमी है क्या, कि इसमें अभिकारकों को ठोस गोले के रूप में माना गया था, उनकी संरचना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस तरह से आपका केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर क्या हो गया, विद क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इस चैप्टर का कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा से आपको रिवाइज कर दूंगा। तो आपकी केमिकल काइनेटिक्स मतलब 4 नंबर का चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो यहीं तक होगी। किसी को कोई समस्या हो तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।